सभी बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के चौपाल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी तक फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली ने क्या क्या प्रोग्राम किए हैं, कार्यक्रम किए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर उनकी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट friendsoffelderly.com पर देख सकते हैं। और एक बात, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले कार्यक्रमों की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अभी तक हमने चौपाल चर्चा में पारिवारिक विषयों पर चर्चा की। आज हम देशभक्ति पर चर्चा करेंगे। खुद को देशभक्त कहना या सुनना, अपने लिए ये शब्द सुनना हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अपने आप में इस बात का आंकलन करने का साहस भी होना चाहिए कि हमारी ये देशभक्ति की वैलिडिटी लाइफ टाइम है या कुछ तारीखों पर ही। तो चलिए, आज का विषय देशभक्ति पर हम चर्चा करेंगे। मैं हमारे अनुराधा जी और रमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमने पिछले सत्रों में परिवार पर बहुत सी बातें की, रिश्तों पर बातें की, और परिवार का ही बड़ा रूप होता है समाज, और समाज ही आगे चलकर देश का रूप धारण करता है। इस सभा में बैठा हुआ हर व्यक्ति यही सोचता है, मैं देशभक्त हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर देशभक्ति है क्या? क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा वंदन, या उस दिन कुछ देशभक्ति के गीत, या हमारी डीपी पर हमारे देश का झंडा हमारे अल्फाबेट के साथ, या फिर क्रिकेट के मैदान में चक दे इंडिया? यह तो सिर्फ लिफाफे का कवर है, पर असली देशभक्ति तो हमें साथ बैठकर समझनी है। कुछ बातें तो हम सभी जानते हैं, जैसे संसाधनों का सदुपयोग, पानी, बिजली और भी बहुत सी चीजें, और सबसे बड़ी बात हमारे मताधिकार का उपयोग। देशभक्ति सिद्ध करने के लिए हम सीमा पर जाकर तो नहीं लड़ सकते, पर हमारा व्यवहार छोटे छोटे कदमों से ही सही, अलग अलग परिस्थितियों में यदि हम साथ मिलकर चलें तो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कितने जागरूक हैं हम और आप देश के प्रति और अपने उत्तरदायित्व के लिए। आज इसी विषय पर करते हैं परिचर्चा, तारीखों पर देशभक्ति। ओवर टू यू। हमारी लाडली अनुराधा जी जाजू से निवेदन है कि वे आगे के कार्यक्रम का सूत्रधार करें। इस सत्र में आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्वलंत विषय है, तारीखों पर देशभक्ति। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष, बिना किसी रुपए के, बिना किसी केबीसी को खेलते हुए, साधारण सा प्रश्न कि आपके लिए देश क्या है। जब आपसे पूछा जाता है आप किस देश के हैं तो आप लिखते हैं भारत। तो आपके हिसाब से भारत, आपका देश, ये है क्या? देश तो मतलब एक जमीन का टुकड़ा है जिसे मतलब हमें अपने मतलब हर कीमत पे मतलब बचाना है। जैसा कोई मतलब सीमा है, मतलब अपनी सीमा है या फिर अपना ये है मतलब बचाना, और जिसमें अपने क्या बोलते हैं देश की एक मतलब एक जागरूकता जगाना है। मेरे हिसाब से देशभक्त से ज्यादा आज अपने को राष्ट्रभक्ति की ज्यादा जरूरत है। देशभक्त और राष्ट्रभक्त दोनों में डिफरेंस है। जैसे चाणक्य जी ने कहा कि देश तो क्या टुकड़ा है, लड़ झगड़ के आप ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति क्या चीज है? राष्ट्रभक्ति मतलब आपका जो संस्कृति है, आध्यात्मिक है, और बाद में जितने भी मतलब आप अपन अभी तक आध्यात्म जितने भी अपने पुराने वेद है, सनातनी, जब तक हम वो जब तक नहीं बचाएंगे ना, जब तक आप ये टुकड़े तो जाएंगे आएंगे, टुकड़ों का कुछ भी नहीं है। देशभक्ति तो टुकड़ा ही समझो ना। राष्ट्रभक्ति आज के जमाने में बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही देश के अंदर में समाहित रूप से निस्वार्थ भाव से रहे, वही देश है, और खुशहाली हो, बस। तो यानी वो ज्योग्राफिकल प्लेस जहाँ पे सब खुश रहें, आपके लिए वो देश है। देश हमारी आइडेंटिटी है, मतलब हमारी पहचान है। हम दुनिया में जहाँ जाते हैं हम कहते हैं हम भारतीय हैं। तो भारत जो है वो हमारी जान है, हमारी पहचान है।
अनुराधा जी, मेरा मानना है कि देश एक परिवार है। मेरे लिए देश एक परिवार है। जैसे परिवार के सभी सदस्यों के बीच में अनबन होती है, थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, बट अल्टीमेटली एक फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो दूसरे फैमिली मतलब उसी के काम में आते हैं। ये देश मेरा घर है, ये मेरी पहचान है। नहीं, बचपन में एक बहुत फेमस तेलुगु कवि ने लिखा था, देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुष्य लोई। यस, मुझे वो पंक्तियां याद आ रही थी। तो मेरे लिए देश सभी लोगों से बनता है, वहां रहने वाले लोगों से। पहचान तो है ही, पर लोगों से बनता है देश। मेरे हिसाब से जैसे आत्मा को पहचान एक प्राण से मिलती है, एक शरीर से मिलती है, वैसे एक शरीर को पहचान उसके देश से मिलती है। तो जो व्यक्तित्व है उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसका देश क्या है, किस देश में आप जन्मे पले बड़े, आपकी परवरिश हो रही है, जो आपको मौका दे रहा है वह आपके व्यक्तित्व को बनाता है। व्यक्ति के लिए जैसे सांस लेने के लिए जीवन जरूरी है, वैसे विकास के लिए, पहचान के लिए, अस्तित्व के लिए उसका देश बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि देश केवल एक जमीन का टुकड़ा है, देशभक्ति ज्यादा मायने या राष्ट्रभक्ति ज्यादा मायने रखती है, अदरवाइज तो जमीन का टुकड़ा है ये देश। किसी ने कहा कि ये देश हमारा परिवार है, हमारी पहचान है इससे। किसी ने बोला कि जमीन जो है ये हमारा घर बनता है, समाज का एक छोटी सी यूनिट होती है। जैसा कल्पना दीदी ने कहा कि हमारे व्यक्तित्व को एक पहचान मिलती है, उसको आगे बढ़ाने में देश की पूरी भूमिका होती है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमको हमारे देश से पहचाना जाता है। किरण जी ने कहा, किरण कृष्णा जी कोफ्टा ने कहा कि जमीन का वो हिस्सा जहाँ बहुत अधिक लोग, बहुत अधिक जातियां एक साथ प्रेम से रहें, वही हमारे लिए देश होता है। किसी ने कहा कि मैं जिस भी अलग संस्कृति को अपना लूं, वो संस्कृति के लिए वो मैं जो अपना सकती हूँ उसके लिए वही मेरा देश हो जाता है। एक देश और इतनी परिभाषाएं, एक देश और उसके लिए हमारे कितने अलग अलग विचार। किसी के लिए उसकी पहचान है तो किसी के लिए एक मौका, किसी के लिए उसके लिए सिर्फ एक टुकड़ा है तो किसी के लिए वो एक परिवार है जहां पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो कितने अलग अलग दृष्टिकोण है हमारे लिए देश के लिए। अब देश से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं कि अगर देश का एग्जिस्टेंस हमारे जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि यही हमें हमारा परिचय देता है, सब कुछ देता है, तो इसकी भक्ति क्या है। ये जो देश भक्ति नाम ही हमने दे दिया, भक्ति एक बहुत ही डिवाइन लेवल का एक इमोशन होता है। देश प्रेम से भी कहीं आगे होती है देशभक्ति। तो आपके लिए देशभक्ति है क्या? बिल्कुल कोई आइडियलिस्टिक आंसर मत दीजिएगा कि देशभक्ति क्या होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए वो बात अलग है, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से देशभक्ति क्या है? अगर एक भी जीवित या निर्जीव अगर दुखी हो तो वो देशभक्ति नहीं है। बस मोटिव ये होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी प्रजाति का, वो सुखी और खुशहाल होना चाहिए। देश के प्रति समर्पण, जैसे एक या दो उदाहरण से समझाइए। जैसे कभी सीमा पे जैसे जवान अपने प्राण की न्यौछावर के लिए तैयार हैं, वैसे हम सभी को होना चाहिए, धन से भी, मन से भी और प्राण से भी। देशभक्ति के मायने एक ही है, आप निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करें। इसमें नहीं कि आपने टैक्स की चोरी कर ली, आपने किसी को बुरा कह दिया, आप कहीं किसी की चीज को हत्याने की चेष्टा करे, किसी को गाली गलौज करे, ये सब नहीं होना चाहिए। देशभक्ति आप निस्वार्थ रूप से देश के लिए करें, उसमें आप अपने परिवार को भी पीछे रखिए। देशभक्ति सबसे सर्वोपरि रहना चाहिए, चाहे उसमें टैक्स की चोरी क्यों ना हो, चाहे बगैर हेलमेट के आप गाड़ी ना चलाओ, कहीं आप रोड क्रॉस करते वक्त नियम का पालन ना करो, ये सब देशभक्ति नहीं रहेगी। आप देश के कानून जो बनाया है, सिग्नल पे रोकना है तो रोकना है, बगैर नहीं जाना है, सिग्नल हरी होने पे ही जाना है, तो ही आपके लिए सच्चे रूप से देशभक्ति होगी। आप हर कानून को तोड़ ले रहे हैं, आप मर्जी आए सब कर ले रहे हैं। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज आजादी का पर्व दिवस है, हम देशभक्ति के लिए नाच रहे गा रहे, ये नहीं है।
देशभक्ति मन के अंदर से आना चाहिए कि हम देश को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी रूप से। देश के निवासियों, देश में रहने वाले लोगों, जानवर, पेड़ पौधे जो भी है उसको नुकसान ना पहुंचाए, वही रियल में देशभक्ति होगी। देश हमारी आन बान शान तो होता ही है, इसके अलावा हमें इसकी संस्कृति और कल्चर को भी बचाए रखना देशभक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम सीमा पर जाकर लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने हद के अंदर तक अपनी संस्कृति की रक्षा तो कर ही सकते हैं। जैसे आजकल मिलावटीपन ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसे तो दूर कर ही सकते हैं, इसका प्रयास तो कर ही सकते हैं, और मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ हमेशा। मेरी जो कोशिश है देश के लिए, मैं हमेशा हिंदी संस्कृति का ही प्रसार करती हूँ और हिंदी बोलना ही पसंद करती हूँ। और आजकल की बहुएं जो इंग्लिश बोलती रहती है बच्चों से ना, मैं उनको भी टोक देती हूँ, शायद उनको बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, स्पष्ट बोलने की आदत है मुझे। और देशभक्ति मेरे मन में इसी तरह की भरी हुई है कि हम अंदर से जो प्रयास कर सकते हैं देश की आन बान शान के लिए, वो करना चाहिए हमेशा निडर होकर के, और मैं करती हूँ। मेरे लिए देशभक्ति है आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहे, अगर आप अपने देश के हो तो उससे हर हालत में प्रेम करना, उसका आदर करना और सदा उसके भलाई के बारे में सोचना राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति कहलाती है। देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। देश किसी भी हम कहीं पे भी जाके बस जाए, बट देश हमारे लिए सर्वप्रथम आना चाहिए। देश की भलाई हमारे लिए सर्वप्रथम आना चाहिए। मेरे लिए देशभक्ति है देश पे शहीद होने वाले लोगों के लिए सम्मान करना, जो देश का विकास करते हैं उनका सम्मान करना, और देश में फैली हुई कुरीतियों का अगर किसी भी तरीके से दूर करने में मैं सहयोग कर सकूं, तो ये मेरे लिए देशभक्ति है। और कुछ ऐसा करना जिससे देश का नाम पूरी दुनिया में हो, मेरे लिए ये देश। प्रश्न को थोड़ा सा मोड़ना चाहूंगी कि यह देशभक्ति मेरे लिए नहीं, मेरा प्रश्न है कि देश के साथ भक्ति और प्रेम, इन दो को क्या जो इन शब्दों के अर्थ हैं उस आधार पर लेना चाहिए? तो भक्ति पूरी तरह समर्पण है, प्रेम भी समर्पण है, और इस समर्पण में केवल मैं होता है कि भक्ति करके मेरा उद्धार कैसे हो, प्रेम में मैं कैसे सफल हूं। जबकि मुझे लगता है कि देश यदि हमारे लिए है तो हमारा भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो यदि ये प्रेम और भक्ति में ही केवल सिमट के रह जाता है तो ये अपनी सीमा को बहुत कुंठित कर लेता है। देश इससे ऊपर बहुत कुछ हमसे चाहता है, वो मैं की सीमा में, वो हम की सीमा में, वो सत्ता की सीमा में। तो एक बड़ी चीज की बड़ी चाहत होती है, बड़ी कुर्बानी होती है। तो इसे भक्ति और प्रेम के जो आरूढ़ अर्थ इस समाज में हो गए, मेरे ख्याल से जिस दिन हम उसको ले लेते हैं हम देश से दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही गूढ़ बात कही, उसको समझने में थोड़ा मुझे तो तुम्हें समय नहीं लगेगा तुम्हें नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस चौपाल से हम ये संदेश अपने लोगों को बताएं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं गरीबी मिटाना चाहती हूँ, पर मैं अकेले कितनी गरीबी मिटा सकती हूँ? नहीं मिटा सकती। वो गरीबी देख कर मैं जो एक कदम बढ़ाती हूँ वो भी मैं पीछे खींच लूंगी कि ये मेरे बस का नहीं है। सो कलेक्टिवली ही आदमी देश के लिए कुछ कर सके। मेरे लिए तो देशभक्ति सबसे बड़ी चीज यही है कि ईमानदारी, अगर ईमानदार रहो तो बस है कि ये देशभक्ति सबसे बड़ी देशभक्ति है। उसके बाद की चीजें सब अलग है, जाति संप्रदाय, ये क्या तो अभी जैसा बता रहे थे आप कि गरीबी, अराजकता, ये सब बाद में आती है। सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनाओ, तो सबसे बड़ी भक्ति वहीं से शुरू होती है, देशभक्ति, मेरे हिसाब से तो। और मैंने अपने जीवन में अपनाया है उसको। ईमानदारी और सच, ये दो चीजें इतनी अहम है, ये शुरुआत की है, ये शुरुआत होती है। उसके बाद देशभक्ति के कई अनेक रूप है, ठीक है। जाति संप्रदाय ये सबसे दूर हट करके हम लोग अवश्य ही हट करके देशभक्ति 26 जनवरी 15 अगस्त कार्यक्रम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काफी कुछ करेंगे। और बस हम तो चाहते हैं कि एक संदेश देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को कि आप जहां भी रहो, किसी भी हालात में रहो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कम से कम जहां भी ध्वजारोहण होता हो वहां पे ध्वजारोहण में सम्मिलित हो या ध्वजारोहण करो, ताकि आपके मन में वह तिरंगा सदैव आपके मानस पटल पर हमेशा फहरता रहे। ये मेरी भावना है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है और सच सबसे बड़ी चीज है।
इसके आगे तो सभी लोग बोल ही रहे हैं, बहुत कुछ बता ही रहे हैं। ईमानदारी होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के बिना तो कुछ नहीं, चाहे सरकार के प्रति हो, अपने राज्य के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, वहीं से शुरू होता है सब कुछ। बोलिए। काफी सब लोगों ने काफी कुछ बातें कह दी। एक पॉइंट पे जो वापस रमा ने कहा था उसी बात से फिर शुरुआत करना चाहूंगा। देशम अंटे मट्टी कादोए देशम अंटे मनुष्योए। ये बात काफी लोग हैं जिनको नहीं समझ में आई होगी कि इसका मतलब ये है कि देश मतलब मट्टी नहीं है, देश मतलब आदमी है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले हमारे परिवार से, फिर समाज, फिर देश। तो मेरे लिए देशभक्ति का सबसे पहला पहना, मेरी तरफ से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, सभी पहलू आ जाते हैं। दूसरी चीज, मैं कुछ कर सकता हूं क्या उनके लिए, चाहे वो छोटे प्लेटफॉर्म पे हो, बड़ी प्लेटफॉर्म पे हो। तो मेरे लिए तो सिंपल छोटा सा मतलब है कि मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, और मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं कुछ अच्छा करने के लिए तो मैं प्रयास करूं, मेरे जितने भी लिमिटेशंस। थैंक यू। देशभक्ति क्या है? तो जैसा भट्टर जी ने बोला कि सर्वे सबसे पहले तो ईमानदार होना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश, अपने देश, हर एक के लिए हर स्तर पर ईमानदार होना। किसी ने कहा कि समर्पण का भाव, क्योंकि जहां भक्ति है वहां समर्पण है। किसी ने कहा कि देश को हम नुकसान न पहुंचाएं, देश की जो संपदा है या जो दूसरे लोग हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, किसी को भी हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। किसी ने कहा कि नियम को मानना ही देशभक्ति है, जितना हम नियम को मानते हैं, जो नियम हमारे लिए लगाए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। किसी ने कहा हमारी संस्कृति को बचाना भी देशभक्ति है। किसी ने कहा कि हमें अपने देश का आदर करना चाहिए और इसको सर्वोपरि रखना चाहिए। शहीदों का सम्मान, कुरीतियों का विनाश, ये ही देशभक्ति है। कि क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में हमने 50 से ज्यादा एक वेटेज दे दिया है देशभक्ति के नाम पे धर्म को लाकर? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि आज की तारीख में हमारी देशभक्ति हमारी संस्कृति से कुछ ज्यादा जुड़ गई है, हम धर्म को ही देशभक्ति समझने लगे? सहमत है अनुराधा जी, सही है ये। मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं। देशभक्ति को धर्म से नहीं जोड़ा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि भाई देशभक्ति धर्म है, नहीं, हमने नहीं माना। यहाँ पर जो आपने उदाहरण दिया है वो धर्म के प्रति है, वो देशभक्ति कहीं भी नहीं है। देशभक्ति, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, खासकर एक पर्टिकुलर धर्म को उजागर, उसको बढ़ाकर एक धर्म को नीचा दिखाने की काफी कोशिश हो रही है। उसी का एक आपने उदाहरण दिया। तो यहाँ पर कहीं पर देशभक्ति धर्म से नहीं जुड़ी है। क्या देशभक्ति आज के समय में जजमेंटल नहीं हो गई है? एक एग्जांपल देती हूँ। आज 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, एक कहीं से व्हाट्सएप का एक मैसेज आता है कि आप सभी अपने नाम के अल्फाबेट से तिरंगा लेकर अपना डीपी लगाएं। हम लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा व्हाट्सएप तो बिल्कुल तिरंगे से बहुत रंगीन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा हो जो नहीं लगाता है, क्या उसके प्रति हम थोड़े से जजमेंटल नहीं हो जाते? ट्राई कलर का तुमने आज दुपट्टा नहीं पहना, ट्राई कलर का तुमने ये नहीं पहना, तुमने आज सफेद कुर्ता नहीं पहना, तुममें देशभक्ति नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरे काफी दोस्त, मेरे काफी परिवार के लोग भी डीपी चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी जजमेंटल नहीं होता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट तो पर्सनल लेवल पे रहता है, जैसा अपने नंदगोपाल जी ने कहा कि ईमानदारी अपने पर्सनल लेवल पे, अपने घर के खुद पर्सनल, जब तक आप नहीं निकलते, चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं, तो जब तक आप पर्सनल ईमानदार नहीं रहेंगे ना, तो आप भी दूसरों को उसी नजर से देखेंगे कि भाई इसके पास वो वैसा नहीं है, ये डीपी नहीं बदला, ये नहीं कर रहा। अगर आपके अंदर रहते कि भाई मेरी देशभक्ति मेरे पास है, एंड ऑटोमेटिक बोलते ना, जो आदमी जैसा रहता वो वैसा सोचता होते। तो बस वही है कि अगर आप अपने हिसाब से जजमेंटल, अगर आपका पॉजिटिव जजमेंट है तो चाहे ठीक है, उसका आज के लिए कुछ अलग होगा, और हर एक का अपना अपना देशभक्ति करने का एक तरीका अलग रहता है। कोई क्या करता है, जैसा अभी बताया कि टैक्स भर के सही तरीके से भर देता आदमी, वो भी एक देशभक्ति है। डिसिप्लिन रह के भी देशभक्ति करता। आपने काफी दूसरे प्रोजेक्ट पूरे बताया कि देशभक्ति हर मूवमेंट पे 24 घंटे में 24/7 देशभक्ति तो होना ही है। क्यों, अपने पास में 3 ऋण दिए हुए हैं, अपना माता पिता का ऋण, गुरु ऋण और देशभक्ति का ऋण। ये 3 तो अपने जिंदगी भर चुकाना ही है, जब तक आप जाएंगे।
तो ये तो अपने 24 आवर्स रखना ही है। देशभक्ति कोई भी मोमेंट पे रहने दो, लेकिन करना है। बिल्कुल। कि मेरे मन में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा हैं, लगाते हैं, पर अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता और ना ही मैं किसी को कहती हूँ, क्योंकि सबकी देशभक्ति दिखाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई कुछ करके दिखाता है, कोई कुछ किसी तरीके से दिखाता है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को भी जजमेंट करने की जरूरत। अनुराधा जी, यहाँ मेरे साथ तो बहुत ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि पहली बात मैं भारत की और नेपाल आ गई, तो मेरे तो एक हफ्ता पहले ही मेरे पैर में घुंघरू बन जाते हैं कि 26 जनवरी आ रहा है। और मेरे तो रग रग में, क्योंकि मैं एनसीसी और स्काउट की स्टूडेंट रही हुई हूँ, सोशल में भी बहुत एक्टिव रही हुई हूँ, तो जब मैं कभी कोई ड्रेस भी निकाल लेती हूँ अपनी साड़ी अगर कलरफुल में, तो घर वाले ही बोलने लग जाते हैं, अरे नेपाल है, नेपाल में तुम भारत की महानता नहीं गा सकती, देशभक्ति गीत नहीं लगा सकती, सैल्यूट नहीं कर सकती। मतलब इतना डिमोलाइज किया जाता है कि अंदर से कुंठस होकर रोना आता है कि काश इस दिन हम अपने भारत में होते। इसलिए मेरे को तो बहुत दुविधा होती है कि मैं चाह के भी खुल के भी जनगण नहीं गा सकती, रूम बंद करके गा लेती हूँ, सैल्यूट कर लेती हूँ और थोड़े से वो तिरंगे का वो लोगो लगा के उस पे फूल चढ़ा के अगरबत्ती दिखाती हूँ और मेरी भारत माता महान करके सैल्यूट करती हूँ। मैं अपने आप को संतुष्टि ऐसी दे देती हूँ। बोलिए आप मेरे विचार से डीपी लगाना ना कोई दिखावा या बनावटी पर नहीं होता है, और लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग रोजमर्रा के काम में, जैसे आम घरेलू महिलाएं, नागरिक महिलाएं रहती है, वो घर के काम तक ही सीमित रहती है, डीपी देख के कुछ तो उनको देश के लिए कुछ होता है मन में, इसलिए इसको दिखावा नहीं समझना चाहिए और हर को अपने डीपी में लगाना चाहिए। भारतीय नारियां घर के कल्चर में त्योहारों तक ही सीमित रह के रहती, देश के अधिकांश लोगों को तो कुछ मतलब ही नहीं इससे, तो इसलिए डीपी में झंडा लगाए तो उनके मन में एक भावना तो जगेगी, इसे दिखावा से नहीं जोड़ना चाहिए और सबको लगाना चाहिए अपने डीपी में। हाँ, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो कुछ भावना ही नहीं आती थी किसी में। स्कूल में बच्चे जाते थे, 4 चॉकलेट बिस्कुट लेके आते थे, हम 15 अगस्त मना लिए, वहीं तक सीमित थी लाइफ। तो सोशल मीडिया का फायदा तो उठाना ही चाहिए ना, हर दिल में क्रांति होना ही चाहिए ना। बात जो लास्ट खत्म हुई कि सोशल मीडिया ने हमें ये दिखा दिया है कि डीपी कितनी असरदार होती है। जितना मेरा सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया जो दिखा रहा है और हमेशा जो दिखाया जाता है वह दिखावा होता है, तो क्या वह भक्ति दिखाई जा रही है या उसे एक टूल बनाकर शक्ति बनाया जा रहा है, ये समझ भी हमें अपने अंदर स्वीकार करनी होगी। अपने धर्म का सम्मान दिल से होता है, अपनी कार्य प्रणाली से होता है, पर आपने जहां से प्रश्न उठाया था विरोध की शुरुआत से, क्या वह मात्र इसलिए हो कि एक फियर आपके अंदर हो जाए कि मेरे से ज्यादा कहीं दूसरे का ना हो जाए, तो दूसरे से अपने को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को मिटाने की जरूरत नहीं होती, अपनी लकीर को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। यदि हमारी देशभक्ति का धर्म एक अविभाज्य अंग है तो हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपनी परंपराओं पर होना चाहिए, अपने साहित्य पर होना चाहिए, उनमें सिखाई हुई बातों पे होना चाहिए। वह जो रूट से आई है वह उससे नहीं जो अधूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे धर्म हम सब के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति है वह बनेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ब्रह्मास्त्र को केवल एक सुई की चुभन दूसरे को देकर खुश होने लगे। कई बार केवल सोशल मीडिया के आधार पर हम अपनी देशभक्ति को जायज ठहराते हैं, कहीं कहीं हम सोशल मीडिया के आधार पर अपनी देशभक्ति के प्रति खुद ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कभी कभी हम दूसरे को जज भी करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने उसको खुद से जोड़ा, लेकिन वाकई में मास को अगर आप देखें तो दृष्टिकोण थोड़ा सा शायद बदल जाएगा। आप में से कितनों को लगता है कि हमारा भारत देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? ऐसा है कि पहले तो अपनी भाषा अपनाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे। कुछ तो आगे बढ़ ही रहा है, बच्चों को सिखाया जाता है और मैंने कई जगहों पर देखा है कि कुछ कुछ आगे बढ़ा है। देश के लिए हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ रहा है।
पहले अपने देश में सुई भी नहीं बनती थी। ओके, आज एरोप्लेन बन रहा भारत में। क्या बात है। आज भारत में एरोप्लेन, और वो भी सब मोदी जी की बहुत ज्यादा कृपा है। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वास्तव में हम धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो जो स्वदेशी अपनाने का जो है कि अपने देश की चीजों को खरीदेंगे तो अपने देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे, तो वो जो भावना आ रही है लोगों में, और अब क्वालिटी भी आती जा रही है धीरे धीरे, और जहां तक हो सकता है अगर 19-20 भी है तो भी अगर हम अपने ही देश की चीज अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे मैं एक बता रही हूँ, आज अभी अभी मैंने कुछ 1-1.5 महीना पहले ही देखा एक जगह कि 2.5 से 3 साल के बच्चों को लेकर टीचर मंदिर आई हुई थी। मैं ये नहीं कहती, और उनको हाथ जुड़वा रही थी, और वो प्ले स्कूल के बच्चे थे, वो जोड़ के खड़े भी थे। मैं ये नहीं कहती कि हिंदू धर्म का ये, चाहे वो किसी भी धर्म का है, कहीं पर भी हो, पर वो अगर अपने धर्म से भी, संस्कारों से किसी ना किसी बहाने से इसी बचपन से हाथ जोड़ना सीखेंगे, आज भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कार बनेंगे, और धीरे धीरे करके यही संस्कार और संस्कृति तो आगे बढ़ाएगी हमें, और हमारी भाषा का जो प्रयोग है वो हमें आगे बढ़ाएगा। अपनी भाषा के प्रति सद्भावना अब काफी लोगों में आने लगी कि हम अपनी भाषा बोलेंगे, तो ये सब चीजें मिलके आगे ही बढ़ने का उपक्रम किया जा रहा है, और लग रहा है कि पहले से काफी कुछ अंतर आया है। एकदम सही दिशा में बढ़ रहा है। क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंस आपकी बिल्कुल। आवाज में कि बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक चलिए। दिन दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक दिन ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, फिलहाल तो हम देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, देश धर्म तो से आगे अब बढ़ इसको ही रहा नहीं है, जोड़ेंगे। बहुत बहुत एकदम धन्यवाद बढ़ ही रहा है किरण। देश तो आगे। बस सार सार को कही रहे थोता दे उड़ाए। मैं सार सार बता देता हूँ कि बड़ा बड़ा बहुत कुछ बदला है, और छोटा छोटा बहुत कुछ बदलना है। ये दो चीजें हैं, बड़ा बड़ा बहुत कुछ बदला है जो सबके सामने है, और कुछ ऐसा हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, चाहे अध्यात्म हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, सरलता हो, धर्म, आस्था, कुछ भी हो, बहुत कुछ मन में बदला है, देश में बदलाव देख रहे हैं हम लोग, और बहुत छोटी छोटी बातों को भी बदलना भी है, लेकिन बड़ा बड़ा बहुत कुछ बदला है जिससे हमको एक आत्मबल मिला है। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। 100% देश बहुत बदला है। मेरे बचपने से लेके आज तक मैंने जितना भी देखा है, हाँ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ही देश के बढ़ने की मायने रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के मन की भावना है देश के प्रति, वो भी काफी बदल रही है। आज मैं बता रहा हूँ, छोटे सिटीज में एयरपोर्ट नहीं थे, एयरपोर्ट है। आप रोड से भी ट्रैवल कर लीजिए, बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पहले हवाई जहाज में सफर बड़े लोग करते थे, आज छोटे लोग भी हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। अपनी खुद की पर्सनल कार तक ले सकते थे, पहले कार स्टेटस सिंबल था। मतलब काफी कुछ बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सक रहे हैं, अच्छी स्कूल में। ऐसा नहीं कि भाई पास के पड़ोस में, नजदीक में कोई स्कूल में पढ़ा दिए, तो काफी कुछ बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी आने से बदल रहा है, ये काफी स्टेट सरकारें भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, क्योंकि अब देश के लोगों को मन में ये आ गया है कि उनका डेवलपमेंट होना जरूरी है, तो वो अपनी कोशिश से भी और देश के मदद से भी काफी कुछ डेवलप कर रहे हैं, हो रहा है सबका। डेफिनेटली काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको डिवाइड करके हम ब्रेकअप करके देखें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स में काफी फर्क आया है, बहुत इंप्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, और सोशल वैल्यूज वगैरह काफी इंप्रूव हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। लेकिन कई एरियाज हैं जहां पर हमको और बहुत आगे काम करना है। आज भी हमारा ट्रेड बैलेंस डिफिसिट में है। हम कितना भी बाइकाट करो चाइना को, लेकिन चाइना को बाइकाट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस काफी चीजों के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, काफी उनके पर ही है। वैसे ही डिफेंस में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन और आगे बहुत बढ़ने की जरूरत है। तो अभी जैसे इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, एक लाइन ऐड करना चाह रहा था कि लोग डीपी की बात कर रहे थे हम लोग।
मैं चूंकि ब्रांडिंग का आदमी हूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, भले ही वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब भी उनका सेंटिमेंट जाग रहा है, कम से कम उससे ये तो लग रहा है हाँ भी ये कुछ है, कुछ करना है अपने को, तो वो फील तो आ रही है। ठीक है, उससे ग्राउंड लेवल पे फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन लगाना एक अच्छी चीज है, इट्स ए डिजायरेबल थिंग। तो काफी चीजों में हम लोग इम्प्रूव कर चुके हैं, लेकिन काफी चीजों में हम लोग को आगे बढ़ना है, और ये हम सबको मिलकर ही करना है। जी, थैंक यू। सबसे बड़ा बदलाव जो आया है कि स्वच्छता के ऊपर, जो आज पहले हम लोग रास्ते में चलते फिरते कूड़ा गिरा देते थे, लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि रास्ता में नहीं गिराएं, वो हम अपने पर्स में रखते हैं या अपनी गाड़ी में रखते हैं और ले जाके। तो ये जो एक बदलाव आया है वो बहुत बड़ा बदलाव आया है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि महिला शक्तिकरण में भी काफी बदलाव आया है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो घर से निकलकर बहुत अलग अलग तरीकों पे पदोन्नति भी करने पर मैं ऐसा मानती हूँ कि बिजनेस में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में काफी भी विकास हुआ है, पहले से कहीं ज्यादा। मतलब भारतीय महिलाएं और आगे बढ़ गई हैं, पहले तो थी ही आगे, अब और आगे बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य प्रणाली बदल गई है, जो हमारे देश की धरोहर थी आयुर्वेद, वो ऊपर आया है, आयुष डिपार्टमेंट अलग से स्टार्ट हुआ है, और हमारा जो मतलब मैं बताऊंगी कि हमारे शास्त्रों में निहित जो है कि हम अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को कैसे ठीक रखे और उसको, और अगर बिगड़ जाए तो उसको कैसा वो है, तो जो वो आयुर्वेद है उसके बारे में भी अभी काफी सारी मतलब उसके ऊपर भी काफी रिसर्च भी हो रहा है और डेवलपमेंट्स भी हो रही है, तो ये डेवलपमेंट आई। तो भारत अपना आगे बढ़ रहा है। देश जहाँ अपनी आज वैल्यू नहीं थी देश में, जहाँ आज अपनी आज वैल्यू हो रही है, हम भारत में जहाँ आज अपने खड़े हो जाते हैं तो आप इंडिया का नाम आता है तो अपन भारत के, हम अपने आगे हैं, सबसे आगे अपना भारत होने लगा है। वो भी हुआ तो मोदी जी की वजह से, और हिंदू संस्कृति भी आगे बढ़ रही है, आज हिंदू का नाम भी हो रहा है, पहले नहीं था इतना, सब डरते थे, अभी अपन गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू है, तो अपना देश आगे बढ़ रहा है। इसमें गर्व भी महसूस होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं आज फॉरेन में, विदेश कंट्री में, तो अपना नाम हो रहा है कि हाँ इंडिया के है, और इंडिया की वैल्यू भी बढ़ी है, तो देश तो आगे बढ़ ही रहा है। सभी ने बताया देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये जो फिजिकल और दूसरी चीजें जो सामने दिखती हैं उसमें बढ़ रहा है, और बहुत हद तक इसमें सरकारों का योगदान है, ये मानती हूँ। पर राष्ट्रीय चरित्र जो होता है उसमें अभी हमें आगे बढ़ना है। अभी जैसे मैं यूएस गई थी, वहां मैंने लोगों का चरित्र देखा, वो जो एक पेशेंस देखा, उन्होंने जो रूल्स मानते हैं, किसी भी सूरत में वो लाइन नहीं तोड़ेंगे, किसी भी सूरत में वो रूल नहीं तोड़ेंगे, वो चरित्र मुझे अभी अपने देश में देखना है। तो जो नागरिकों की तरफ से सही दिशा में बढ़ने की जरूरत है, उस पे अभी हमें बहुत काम करना है। अच्छा, तो अगर मैं आपके इस कंक्लूसिव पॉइंट को ये मानूं कि भाई सरकार अपना काम थोड़ा ठीक कर रही है, चाहे वो प्रादेशिक सरकार हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, वो अपने अपने स्तर पे ठीक काम कर रही है। जहां थोड़ी बहुत अभी बाकी हैं चीजें, वो इंडिविजुअल अप्रोच की बाकी हैं, वो नागरिक के स्तर पर बाकी हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि सिविक सेंस अभी हमारा और जागृत होना बाकी है। तो हमने देश को भी समझ लिया, देश प्रेम को भी समझ लिया, देशभक्ति को भी समझ लिया, हमने अपने देश के प्रति ये भी राय रख दी कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है। हमने इस बात को नकारा कि भारत के लिए देशभक्ति और धर्म अलग है, हमने माना यहाँ। व्यक्तिगत रूप से हम नहीं मानते कि दोनों एक चीज है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने ये भी माना कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट किसी को जज करने में हम यूज नहीं करते। भारत सिर्फ मिसाइल से नहीं बनता, भारत सिर्फ एक झंडे से नहीं बनता, भारत हम सबसे मिलके बनता है। तो हम सब यानी व्यक्तिगत रूप से आप सभी से मेरा प्रश्न है कि आप अपने अपने स्तर पर देखिए, हमसे ऐसी कौन से अभी कार्यों की अपेक्षाएं बाकी हैं जो हमें करनी है और इस देश को और अधिक अग्रसर करना है। मैं सिर्फ अभी यही कह पाऊंगी कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो कि चल रहा है। मैं अपनी कंपनी के द्वारा कुछ रूरल एरियो में जो वुमेन्स हैं, जो अशिक्षित हैं, अनस्किल्ड हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको किसी तरीके से थोड़ी शिक्षा दे सकूं और उनके अंदर कुछ स्किल जगा सकूं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये मेरा छोटा सा प्रयास है जो भी कार्यरत है। कि यहाँ पर जो चीज हो रही है कमी, उसको ठीक करने के लिए मेरी एक कोशिश जारी है। अभी मेरी फैक्ट्री के आसपास के जो लोग हैं उनको कुछ शिक्षित करना, कुछ उनको आत्म स्वाभिमान बना रही हूँ
उनको बता रही हूँ कि जैसे पॉट अगर बनाने, कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब के कार्य करा के, ताकि वो अपना रोजगार करे। और कम से कम वो एरिया, एक कोना अगर सफा हो जाएगा तो उसको देखकर दूसरे कोने भी अपने आप सफा होने की तैयारी करेंगे। एक आदर्श निर्माण मंदिर बोलकर यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है, 50 साल पुरानी, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। उसमें मैंने 40 बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देके उनको ठीक किया है। और मेरा अभी एक अभियान चल रहा है जिसमें हम इंडिया नहीं भारत बोलो, क्योंकि हम इंडिया इंडिया करते रहते हैं, तो भारत का पहला नाम भारत ही है। तो अगर हमारी पहचान हमारे नाम से अगर नहीं होती है, तो एक अभियान मैंने चलाई, हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी का अभियान है। इसमें मैं लायंस क्लब के थ्रू 210 कंट्री में भी ये पहुंचाया है। जो भी लेटर आए, जो भी हो, सब इंडिया नहीं भारत के नाम से आए। तो एक अभियान मैंने स्टार्ट किया है मुंबई से। बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं। मैं जैसे वापस वही बात पे आता हूँ भाई, जैसे अपना परिवार है वैसे ही आप अपने देश को समझिए। नंबर 1, अपनी तरफ से दूसरों को तकलीफ ना हो और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो कीजिए। अब फॉर एग्जांपल छोटी बच्ची की बात करते हैं, गवर्नमेंट अपना जितना भी उनका तंत्र है वो सब स्टैब्लिश्ड है, हर चीज के डिपार्टमेंट्स है। छोटी छोटी बात करते हैं जैसे ट्रैफिक की हो गई, या इवन रोड से हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हो गई, जैसे जो हमारी जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम जहां तक हो सका अपने आप को बचाने के लिए उसको करप्ट कर रहे हैं जी। ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, उसको भाई 100-200 दे दो, 1000 रुपए का फाइनल कौन करेगा, चलो अपन निकल जाओ। तो यहाँ हम कितना भी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, वहां तो हम देश से द्रोही कर रहे हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट के रिटर्सल ग्रीवेंसेस बना के रखे, सेल्स बना के रखे हैं। हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको पुलिस का प्रॉब्लम है, आप FIR डायरेक्ट जो है सो मोबाइल से, आपके मेल वगैरह से आप आराम से कर सकती है। हमारे एरिया में करंट जाता है 1912, सेंट्रलाइज नंबर है हैदराबाद का, वैसे ही हर पूरे शहर में होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फोन करना है। आप क्या सोचते हैं भाई पूरे एरिया का गया ना, मैं क्यों करूं, बाजू वाला कर लेगा। तो देशभक्ति जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हो, आप छोटी छोटी चीजों से भी कर सकती है और सब लोग मिलके ये करेंगे। अभी जब जैसे बात कर रही थी रमा जी ने बताया कि ट्रैफिक का मतलब लोगों लाइन में रहना आज की डेट में थोड़ा हमारे पास नहीं है वो, लेकिन जैसे कचरे का आया है धीरे धीरे वो भी आएगा। लेकिन प्रोवाइडेड जब मेजोरिटी जो चीज करना शुरू करती है, हम जैसे DP लगा रहे हैं, मेजोरिटी लगा रही है, जो नहीं लगा रहा है वो भी लगाएगा। जब सब लोग लाइन फॉलो करेंगे तो वो भी करेंगे। तो ये सब चीजें ओवरऑल हम सबको मिलके करनी है। हम जब सब मिलेंगे तो कोई एक आधा नहीं कर रहा है तो वो भी हमको देख के फॉलो करना शुरू करें। तो मुद्दा यही है कि हम अपने लेवल पे दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं या खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं, सिस्टम को करप्ट किए बगैर। जी थैंक यू। बस छोटी सी बात, देशभक्ति अब दिखाने की आवश्यकता नहीं है, देशभक्ति जगाने की आवश्यकता है। इसलिए वैचारिक क्रांति लाना है हमको। तो सोशल मीडिया के अंदर वैचारिक क्रांति लाऊंगा ही लाऊंगा। और अब तक मैंने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत कुछ किया है। वो DPP सब छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जहां तक हो सके वैचारिक क्रांति उसमें मंथन करके ऐसे जो है वाक्यों को निकाल के मैं जो है सोशल मीडिया में डालना चाहूंगा, ताकि वैचारिक क्रांति बनी रहे। जो वैचारिक क्रांति सोशल मीडिया के कारण आज बहुत बड़ा असर रखती है, तो वही हमारे हाथ में है, वो बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। हमारी हम कलम चलाएंगे और देश को जागृत करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। कि सबसे पहले तो हम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और मारवाड़ी, हर आदमी अगर उसको अपनाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, देश को कुछ दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एकदम छोटी से छोटी इकाई आज हर घर में, हर इंसान, हर घर, हर समाज, अगर हम आपस में प्रेम में रहेंगे तो सबके प्रेम के कारण देश को एक बहुत सब कुछ मिल सकता है। कि अगर प्रेम है तो सब कुछ है। मेरे हिसाब से आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है, और वो हम लोग ही आपस में दे सकते हैं। अब हम कहाँ तक सोच रख रहे हैं कि क्यों हिंदी मारवाड़ी, देश है और देश का अर्थ केवल मारवाड़ नहीं है, देश का अर्थ केवल हिंद नहीं है। ये जो देश है ये पूरे एक ग्लोबल की एक इकाई है जिसे हमें ग्लोबल तक पहुंचाना है। क्योंकि आप बात विकास की कर रहे हैं, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हूँ, पूरी जिंदगी सुनती आई हूँ कि किन परिस्थितियों में इस देश को स्वतंत्रता मिली है और जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनके परिवारों को क्या क्या हर्जाना भुगतना पड़ा, जिसकी मैं अपनी खुद भी एक मिसाल हूँ।
सो द डेवलपमेंट, विकास जरूरी है, किसका विकास नहीं होता। आज तुम जो हो, मैं जो हूं, यहाँ बैठे जो लोग हैं, क्या केवल वो हैं जो उनके पूर्वज थे? नहीं, हम बहुत विकसित हो गए हैं। पर विकसित होकर यदि हम अब ये कहें कि यदि हमारे पूर्वज ने ये कहा होता, यदि मेरे दादा MBA किए होते तो आज मैं और ज्यादा आगे होती, या उन्होंने नहीं किया इसलिए यह सब गलत है, तो यह विकास नहीं है। मैं विकसित होकर अपनी पास्ट को भूल जाऊं और अपने आगे को हर उस विकास पे तोलूं या केवल उस अब्यूज पर तोलूं, तो यह पूरी तरह गलत होगा। यदि आज हम कहते हैं कि आप स्वदेशी की बात है, तो गांधी से बड़ा स्वदेशी का संदेश किसने दिया? बट एक तरफ इस मंच पे जब मैं पहली बार आई तो परिवार की बात जुड़ रही थी, तो परिवार का क्या ये कर्तव्य होता है कि आज यदि मेरा बेटा बड़ा हो जाए और वह कुछ बन जाए तो वो कल ये कहे कि मैं और बड़ा हो सकता था, यदि मेरे पिता ने इतनी जायदाद छोड़ी होती, उसने एक पहले ही फ्लैट खरीद लिया होता जब जमीन 50 रुपए पे बिक रही थी। वो इस बात का अंदाज ना लगा पाए कि जब उसके पिता के जमाने में 50 रुपए जमीन बिक रही थी, तब उस पे पिता की लाइबिलिटीज और बहुत ज्यादा थी। यही आज देश के साथ हुआ है। हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है और हिंदुस्तान के ऊपर जीवन को आगे बढ़ने की ही जरूरत हुआ करती है, पर वह जरूरत अपनी कामना के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि पूर्वा पर या दूसरों पर दोषारोपण करके बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम सब आगे बढ़ें। देश का अर्थ केवल एक राजनीतिक दल नहीं होता, देश का अर्थ एक विपक्ष नहीं होता। यदि हम सच्चे देशभक्त हैं, जो मैंने पहले ही कहा कि भक्ति का अर्थ समर्पण और प्यार यदि है तो वो सीमित होता है। यदि हम अच्छे देशभक्त हैं तो हमारी आंखें हर उस व्यक्ति पर भी जुड़ी होना जरूरी है जिससे देश चल रहा है या जिस पर देश चलाने की जवाबदारी है। तो धर्म का विकास अपनी तरफ है, पर अपनी एक पहचान होती है। मेरी अपनी एक पहचान है, तुम्हारी एक अलग पहचान है, मंजू जी की अलग पहचान है, जो भाई साहब अभी इतने अच्छे से लिखने की बात करे थे उनकी अलग पहचान है। पर किसी दूसरे देश की कोई पहचान है। जो एक बात उठी कि हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, तो मैं कई बहनों ने अमेरिका की तुलना की। अमेरिका कोई सा भी किसी धर्म का राष्ट्र नहीं है, जरा वहां का डेवलपमेंट जाके देखिए आप। तो क्या हमें अपने कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि चौपाल के हर व्यक्ति का विकास इतना चौकस होना चाहिए कि हम सचमुच प्रगति क्या है वह देखें, अपनी आइडेंटिटी के साथ देखें। धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म सम्मान, सारी जातियों का एक साथ रहना, विभिन्नता में एकता ही हमारी निशानी है। तो फिर हम क्यों नहीं इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम यह समझे कि बार बार कोशिश करें कि देश के लिए क्या जरूरत है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या जरूरत है, पार्टी विशेष के लिए क्या जरूरत है। हम उनमें नहीं है, इसलिए हम उनसे ऊपर उठें और हर उस चीज पर भी आंख गड़ाएं। हम क्या करें ये एक चीज है, पर हम क्या नहीं करें यह भी एक चीज है। तो हम जो भी काम देखें उसे देश के परिप्रेक्ष्य में रखकर सोचें, किसी व्यक्ति विशेष के परिप्रेक्ष्य में नहीं, किसी पार्टी विशेष की नहीं, किसी प्रांत विशेष की नहीं। तब क्योंकि देश भारत है, इसलिए उस भारत को आगे बढ़ाने की बात करें। हमारा एक ग्रुप है जिसमें 206 मेंबर्स। मुझे नहीं लगता कि उस 206 मेंबर्स में से आज यहाँ 20 से भी ज्यादा मेंबर्स उपस्थित हैं। नवल जी, मैं सही बोल रही हूँ? उस ग्रुप में सुबह 4 बजे से लेकर 5, साढ़े 5 बजे तक केवल एक कुछ मतलब भगवान की फोटोज आती हैं और उसके बाद पूरी की पूरी फोटोज राजनीतिक होती है। पूरे के पूरे जो उसमें व्यंग होते हैं वो राजनीतिक होते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि जागो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए, 5 मिनट में जाग जाओ नहीं तो हमारे हाथ से देश निकल जाए। कुछ इस तरह के भी मैसेजेस होते हैं। आज वहां से इस चर्चा में कितने लोग उपस्थित हैं? मैंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे क्योंकि आप तो हैं, बट जो नहीं है उनके टुवर्ड्स मेरा ये एक, जैसा कि भट्टर जी ने बोला कि हम बौद्धिक जो है वो लेकर आए, क्रांति लेकर आए, वैचारिक क्रांति लेकर आए। क्या वास्तव में हमें लगता है कि हम वैचारिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
क्या वास्तव में हमें लगता है कि हम वैचारिक स्तर पर क्या इतने सक्षम हैं? हम पहले भी दिग्भ्रमित थे, हम आज भी दिग्भ्रमित हैं। और हम बात बात पर, जैसे कल्पना जी ने बोला कि हम बात बात पर अपने पूर्वजों के ऊपर ब्लेम गेम डालना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे साथ ऐसा होता, देश का विभाजन नहीं होता तो हम कहाँ से कहाँ होते। अरे जो मिला है उस पर भी तो हम करके दिखाएं कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। नहीं, हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। कभी सरकार पे ब्लेम गेम खेलते हैं, कभी प्रदेश की सरकार पे खेलते हैं, कभी पड़ोसी पे खेलते हैं, कभी किसी पे खेलते हैं। ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं हमेशा। क्या हमने कभी, जो वैचारिक क्रांति की बात हो रही है या हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कांग्रेस ने हमें सालों से बेवकूफ बनाया, गांधी जी के 3 बंदरों को जो उनके थे ही नहीं गांधी जी का बोल के बता दिया गया और हम बेवकूफ की तरह उनको गांधी जी के 3 बंदर समझते रहे। अब मेरा प्रश्न है यहाँ के 46 मेंबर्स से, चलिए वो गांधी जी के ना सही, वो किसी और के सही, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि वो गांधी जी के 3 बंदर थे या किसी और। यहाँ मुद्दा ये है कि वो जो 3 सीख थी उसको हमने कहाँ तक अपने अंदर लिया। तो प्रश्न वापस मैं यही डालती हूँ कि वैचारिक स्तर पर क्या हम आज भी उतने सक्षम हैं? क्या हम वास्तव में, हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि आर्मी की प्रणाली कैसे कार्य करती है? कितने लोग ये जानते हैं कि जो, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, कड़वा ही सही, किसी ने बोला कि हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए। मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप में से बहुत से लोग ट्रेन में यात्रा करते होंगे, आप में से कितने लोगों ने एक सोल्जर के लिए अपनी सीट खाली की हो? क्या ये देशभक्ति नहीं है? अभी मैं एक 15-20 दिन पहले भूटान से होकर आई। मुझे भट्टर जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे वहां जाके आश्चर्य हुआ, कल्पना दीदी, मुझे पहली बार पता चला कि हमारी भारतीय सेना भूटान की सेना को सिखाती है, उनको ट्रेन करती है, उनका पूरा पेंशन देती है, उनका पूरा जो भी उनकी सैलरी है वो देती है भारतीय सेना। कितनों को हमें पता है कि हमारे जो एक्चुअली में जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो वास्तव में क्या करते हैं? हम कितने कंप्लेनिंग मोड में भी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा खुद एक चालान हो गया, मैं बिना सीट बेल्ट लगाए जा रही थी, जीपीओ पे किसी ने पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि नहीं चालान तो होगा। मैंने कहा हाँ नहीं, सही बात है, मेरी गलती है, मुझे ध्यान नहीं रहा, सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई। मेरे बगल में एक सज्जन थे, वो उनसे लड़ गए, उन्होंने कहा कि आप पहले सड़कें ठीक करिए, मैं सड़क का टैक्स भरता हूं, पहले आप सड़कें ठीक करिए तब आप मेरा चालान काटिए। दुखद बात यह है कि ये चालान हमारी खुद की सेफ्टी के लिए कटता है, लेकिन फिर भी हम उसको देने से पीछे हटते हैं। कचरे के अंबार लगे रहते हैं, हर शहर इंदौर नहीं बन पा रहा है। और ये मेरा हैदराबाद, जो कि 2003 में जब मेरी शादी हुई थी तब ग्रीन सिटी के नाम से इसको अवार्ड मिले थे, अब तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। वहां भी हमारी देशभक्ति, हमारी देशभक्ति हर जगह है, ये तारीखों पे निकलती है। आपसे मेरा प्रश्न है, किया होगा आपने, कितनों ने हर घर झंडे के बाद में जाकर झंडे उतरवाए लोगों से कि भाई आप झंडा उतार दो, इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दो। दुकानों पे झुके हुए झंडे लगे रहते। अरे मोदी जी ने बोला हर घर झंडा, ये थोड़ी बोला कि लगाए रहो, उसके बाद का काम तो हमें करना था। कितनों ने बोला, तो हम, ठीक है, आप में से कुछ ने अपने घर के झंडों को उतार के वापस फोल्ड करके इस जगह पे रखा होगा, लेकिन बाकी, और जिन्होंने रखा, क्या उन्होंने वो फोटो डाली अपने स्टेटस पे? मैं फिर से कहूंगी, डीपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नवल जी ने बहुत अच्छी बात करी, ब्रांडिंग का जमाना है, सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक मूवी का बहिष्कार कर सकते हैं, तो क्या हम ये जन जागरण नहीं ला सकते कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे माननीय, उन्होंने कहा हर घर झंडा, तो भाई अब उस झंडे को उतारो। कुछ मैसेजेस जो खुद मैं भी डालती हूँ वो विद इन सेकंड दूसरी जगह डल जाते हैं। इसका मतलब आपने मेरे मैसेज को अभी पढ़ा भी नहीं और पढ़ा ही नहीं। आप एक ड्रग एडिक्ट की तरह आपके यहाँ मैसेज आया, आपने उसको फॉरवर्ड किया। सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है। मैं तेरी बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगी, पर उस सशक्त माध्यम को यदि हथियार बनाकर
अपने को ही नोक दिखाई जा रही है, तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि हथियार का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। हम एक खेल खेलते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य के स्तर पर, जिसमें हम हर तरह के प्रश्नों को पूछते हैं। इस बार हमने पूरे भारतवर्ष की 3500 महिलाओं के साथ ये खेल खेला और हमारा ये दुखद एक्सपीरियंस रहा कि हमने उसमें एक प्रश्न डाला था कि आपके राष्ट्रगान को किसने लिखा और किस भाषा में, और एक प्रश्न था राष्ट्रगीत को किस भाषा में लिखा गया और किसने लिखा। और मैं आपको बताऊं 30 से 40% महिलाओं से अधिक इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। गान और गीत का ही अंतर नहीं, उन्हें गान और गीत का ही अंतर नहीं पता, उन्हें लेखक नहीं पता। मतलब मैं ये बस बताना चाहती हूँ कि जो जैसा हमारा टॉपिक है कि तारीखों पर जो देशभक्ति उभर के आती है, तारीखों पर हम बहुत अच्छा करते हैं, ये होनी भी चाहिए, कम से कम तारीखों पे तो है, कम से कम सिंबलाइज तरीके से तो हो रही है। एक बार मैं और भट्टर जी, अगर भट्टर जी को याद हो, मैं और भट्टर जी एक बार देशभक्ति के गीतों की एक प्रतियोगिता का मूल्यांकन कर रहे थे, हम दोनों जजेस थे, और हमने कुछ लोगों के नंबर सिर्फ इसलिए काटे क्योंकि उन्होंने पहनावे पे ध्यान नहीं दिया। और हमने इस बात को यहाँ पे वहां इस तरह से रखा कि अगर आप अपने गेटअप में ही अपनी संस्कृति, अपना भारत देश नहीं लेके आएंगे, कुछ भी पहन के कहीं पे कुछ भी गा लेंगे, तो वो भावनाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो क्या ये देश प्रेम का एक तरीका नहीं है? क्या तारीखों तक सिमटती देशभक्ति, एक जैसा कल्पना दी ने बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम नहीं सोच सकते? आज भी क्यों हम यही सोचते हैं कि हमारी मारवाड़ी बोली आगे चली जाए, हमारी पंजाबी बोली आगे जाए। हमारे किसी ने तो थोड़े दिन पहले ये भी डाल दिया कि क्यों हिंदी को राजभाषा घोषित की जाए, तेलुगु को क्यों नहीं। हम कब तक इन्हीं चीजों में घूमते रहेंगे? हम कब बड़ा नहीं देखेंगे? आज मैं सिंगापुर जाती हूँ, मैं भूटान जाती हूँ, वहां पे अपने देश के लिए इतना गर्व महसूस हुआ जब लोगों ने कहा कि हम तो डिपेंड करते हैं, जैसा किरण जी ने बोला कि नेपाल तो पलता ही है भारत पे, भूटान मानता है कि भारत का उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। और उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात बोली, जो मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर था नवल जी, उसने मुझसे एक बहुत ही प्यारी सी बात कही। उसने कहा, मैडम हम सारी चीजें भारत की यूज करते हैं, हम पैराशूट ऑयल भी भारत का लगाते हैं, हम नमक भी टाटा का खाते हैं, लेकिन एक चीज है जो मुझे भारत से शिकायत है। मैंने कहा क्या? उन्होंने बोला कि मैडम आपका देश खिलौने अच्छे नहीं बना, वो हमें आज भी चाइना से लेने पड़ते हैं। कि स्वदेशी जो अभियान बहुत पहले गांधी जी ने चलाया था, अब मोदी जी ने चलाया, उसको हम भी आगे बढ़ाएं। जहां तक हो सके छोटी छोटी चीजें जो भी हम कर सकें अपने देश की यूज करें। मजेदार बात यह है कि देशभक्ति की बात हम अक्सर आईफोन पे किया करते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छी क्वालिटी का फोन नहीं आएगा हम क्या करें। लेकिन हम कर सकते हैं, कम से कम विचारों के द्वारा वैचारिक रूप से अपनी देशभक्ति को तारीखों के अलावा भी जागृत कर सकते हैं। दायरा बढ़ाने की जरूरत है, अपने स्तर पर ईमानदार रहने की जरूरत है, टैक्स को ना बचाएं। भले ही आपसे सोशल मीडिया ये कह रहा हो कि मेरे टैक्स के पैसे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, जहाँ देश में ही रहे। कि हमने तो कितनी कालाबाजारी खुद करी। हमने कोविड में देख लिया कि हमें इंजेक्शंस नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली, क्योंकि हमने सिलेंडर के सिलेंडर उठा के अपने घरों में रखे। और ये तो हम सब जानते हैं, स्वरक्षा सबसे बड़ी बात होती है, शायद उसके तहत हमने किया होगा। अभी फिर कोविड आगे बढ़ रहा है, वास्तविकता क्या है हम नहीं जानते। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है या ये फार्मास्यूटिकल्स लॉबी का एक एजेंडा है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी को अगर बनाए रखना है तो कोविड से आज भी बचना है। एक देशभक्ति वहां भी दिखानी है, एकजुट वहां भी होना है। कोई भी ऐसा मैसेज जो आपके देश के किसी भी रूप से उसका अनादर करता हो, उसको आगे मत लेके जाइए। कम से कम हम ये माने, जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को लेना है, धर्म क्या है, धर्म संस्कृति का और उद्भव रूप है। अरे हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति है जहाँ हम माँ को भी इज्जत देते हैं तो चाची को भी उतना ही प्यार करते हैं। क्यों हम अब ये भूल रहे हैं और हमें लग रहा है
कि हमारा धर्म, हमारी भाषा इसलिए आगे बढ़े कि दूसरे का धर्म ना बढ़ पाए। तुलना करने वाला व्यक्ति केवल एक अंक आगे लाने की उम्मीद रखता है। हमें दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, तो हम यह सस्ती तुलना, सस्ती पब्लिसिटी, सस्ती सोच छोड़ें। हम सबकी आदर इज्जत करें। हम जो मान सम्मान चाहते हैं वह दूसरे को भी दे, और अपने को फिर इतना आगे बढ़ाए ना कि हमारा सम्मान अपने आप आगे बढ़े, दूसरे को गिराकर नफरत का बाजार फैला कर ना बने। तो जैसा सबसे पहला पॉइंट आया था कि देश हमारा परिचय है, तो बस इसी बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम ऐसा क्या करें कि ये परिचय और बेहतर बने। हम ऐसा क्या करें, कम से कम बाहर जाके अपने देश की बुराई ना करें। कहीं बाहर जाके जिस ट्रैवल एजेंट से दीदी मैंने अपना भूटान ट्रिप फाइनल किया, उस लेडी ने मुझे, बहुत ही छोटा सा देश है भट्टर जी, उस देश की महिला ने मुझे ये बोला कि मैडम अगर आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना लगे, मेरा देश अच्छा ना लगे, तो पूरे पैसे वापस। ये छोटे छोटे लोगों से भी हम सीख सकते हैं अपने देश के बारे में। हमने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि देश प्रेम दो तरह से होता है, एक शक्ति पूजा और एक होता है उसकी रूप पूजा। उसका गुणों का हम अगर बखान करें, वो भी एक तरह की देशभक्ति होती है। तो हर कोई जाकर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम शायद नहीं जा सकते वहां शहीदों की तरह, हम वहां पे सीमा पे नहीं जा सकते, लेकिन अपने घरों पे बैठ के कम से कम हर उस चीज को आगे बढ़ने से रोकें जो आपके देश के मान में कहीं कोई एक कमी ला रहा है। अपने बच्चों को पुराने इतिहास को जरूर पढ़ाएं, मंदिरों में लेके तो जाएं, उनको वहां की कलमकारी तो दिखाएं, सब दिखाएं, उनको पता तो चले कि हमारा देश कितना ज्यादा समृद्ध है। ये भी एक तरह की देशभक्ति है। आगे आने वाली पीढ़ी को अपने देश के जो मैं कहूंगी जो गौरवशाली इतिहास है उससे भी परिचय कराना भी देशभक्ति है। जब कोई आके ये कहता है ना कि यूके में जाइए, वहां के फोर्ट्स को देखिए, वहां के किलों को देखिए, आपको पता चलेगा क्या कारीगरी है, मैं उनसे कहती हूँ जरा एक बार आके गोलकुंडा फोर्ट देखिए, जहां पर मीलों बैठे आवाज अगर यहाँ पे सुनाई देती है, जहां पे एक झरोखे में राजा बैठ जाए तो वहां तक कोई तीर नहीं आ सकता। ऐसी आर्किटेक्चर अगर आपको कहीं मिले तब कहिएगा कि फोर्ट भारत में नहीं है, लेकिन कम से कम उनको दिखाएं तो अपने इतिहास से उनका परिचय कराइए। अपने देश का गुणगान करने में कभी पीछे मत हटिए, गलत बात को स्प्रेड मत करिए, देखा देखी मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं, और मीडिया भी नहीं। ये मीडिया के लिए आज मैं, कल आप, कोई परसों कोई और होगा, लेकिन हमारे बौद्धिक स्तर को बिल्कुल गिरना ना दें। इस वैचारिक क्रांति को बनाए रखें, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, ईमानदार बने, हर स्तर पर ईमानदार बने, रिश्तों में ईमानदारी रखें, देश के प्रति ईमानदारी रखें। इसी के साथ वंदे मातरम। जी और रमा एक जी। चीज है, देशभक्ति में एक पिक्चर आता है, हमारे पास फॉरेन विजिटर्स बहुत आते हैं, तो उनके सामने भी हमें हमारे देश का अच्छा पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए। और ये बिल्कुल, हमें तभी ऐसा कोई होगा, भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का मान कम हो। नहीं, ये तभी होगा जब हम दिल से अपने देश का सम्मान करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। ये हमारे अंदर से आना चाहिए कि हमें हमारे देश पर गर्व है। जब वो गर्व अंदर से आएगा तो ये सब चीजें हम अपने आप करेंगे। जैसे आज हम अपने घर की बात नहीं जाने देते हैं, वैसे फिर हम देश की बात भी नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ आज भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम में क्या, हम तो कह लें कि हम स्वतंत्रता के समय की जमी हुई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी में भी इतना ज्यादा है कि हर वो चीज जो हमें ये दिखा दे कि वह इंडिया की नहीं, कोई विदेश की है, वह एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें आगे बढ़ा रहा है। दो दे कि आप अमेरिका से कॉटन का शर्ट ले आए और आप खुश हो जाते हैं कि आप इतने डॉलर में लाए, जबकि आपको मालूम है कि वो यहीं से। सो आने वाली पीढ़ी में देखिए, इंग्लिश मारवाड़ी मैंने खुद ने विरोध किया, बट आप इंग्लिश इसलिए सीखिए कि वो एक ग्लोबलाइज लैंग्वेज है, उसके बिना दुनिया में चारा नहीं है, बट उसके लिए अपनी भाषा में क्यों। यहाँ तक कि आज की तो पीढ़ी ये हो गई कि आपने बचपन से जो प्रोनाउन किए हैं इंग्लिश शब्द, वो उन्हें पूरी तरह बदल देगी। मम्मी ये नहीं, नॉट एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एंटरप्रेन्योर। फिर मैंने एक दिन बोला कि बात भाई क्यों नहीं, आप में यूरोप जो इंग्लिश बोलता था अमेरिका ने बोलने से मना कर दी और अमेरिका अपने प्रोनाउंसिएशन ले आया। वाई?
द नंबर गेम कि अमेरिका के पास यूरोप से ज्यादा नंबर था, तो व्हाई नॉट इज हमारे पास तो उनसे ज्यादा नंबर है। बट एक कॉम्प्लेक्स के तहत हम जी रहे हैं, और हमारी पीढ़ी खाने में भी आई एम श्योर कि 80% को पिज्जा से ज्यादा पराठा अच्छा लगता होगा। बट आप 10 के ग्रुप में बैठ के क्या ऑर्डर करेंगे? आप पिज्जा पास्ता ऑर्डर करेंगे। सो मेरा आप लोगों से ये भी निवेदन है ग्रुप की कि मानसिक गुलामी से जब तक हम अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे, देश की प्रति मैं ना प्रेम बोल रही हूँ ना भक्ति बोल रही हूँ, क्योंकि इन दोनों शब्दों के अर्थ कुछ और है। पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद तभी उनपेगा जब अपनी एक एक चीज पर, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना खान पियन, अपनी एकता पर हम गर्व करेंगे। तो हम लोग तो कम से कम कटिबद्ध होकर इस बात को सबसे कहें। तो ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ सिटीजन्स मिलकर अपने लिए काम करते हैं। ऐसे हम ढूंढते हैं, काउंसलर्स बनाते हैं, एमएलए एमपीज बनाते हैं, बट छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बनाकर भी सिटीजन्स अपना काम करते हैं, क्योंकि जो काम अकेला आदमी नहीं कर सकता वो ग्रुप मिलकर कर सकता है। तो हमने वो सिटीजन चार्टर के तहत में म्युनिसिपल के एक बड़े अधिकारी को बुलाया। उन्होंने जो जो हमको जानकारियां दी, इतनी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे कुछ सेशंस, ऐसे कुछ जानकारियां भी हम आपस में एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि आप कुछ भी अच्छा करिए देश के लिए, उसको पब्लिसाइज करिए, उसको पब्लिक तक पहुंचाइए, उसको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी बातों को देख करके शायद कोई और आगे कर सके। मैं इसमें एक उदाहरण देती हूँ। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB। बहुत ही माना हुआ मैनेजमेंट स्कूल है। उस स्कूल ने बहुत साल पहले एक मुहिम छेड़ी थी दीदी, पूरे विश्व की 21,000 महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ाना। मैं उनमें से एक थी, मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैंने वहां से वो पढ़ाई भी करी। और जब हमने वो पढ़ी तो मेरे बाद वो बैच बंद हो गया। उसके बाद मेरे ही बैच की एक महिला ने इसी बात को लेकर उसने आगे बढ़ाया और उसने कहा कि मैं अपने अंडर में कुछ नहीं तो 2,000 महिलाओं को रोजगार दूंगी। मैं ऐसा काम करूंगी जिससे कम से कम और कुछ नहीं 2,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो जो गोल्डमैन सैक जो US की कंपनी है, उसने जो ये चीज यहाँ पे चलाई कि हमें पूरे विश्व की 21,000 महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ाना है, उनमें से किसी ने ये आगे मुहिम चलाई कि मुझे और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में, ये भी नहीं कि साल में, सिर्फ 2,000 महिलाओं को मुझे वो अपने पैरों पे उनको खड़ा करवाना है। और वो चेन आज तक कायम है। उनके साथ जो आगे बढ़े, उन्होंने किसी को बोला। इस तरह से हम अपने स्तर पर क्या काम कर सकते हैं, इसको जरूर हमें बताना चाहिए, ताकि लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जिनके हद में जो भी है वो आगे बढ़ाए। हमारे बीच में पुष्पा आंटी हैं, आज बहुत शांत है, उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं करा। वो एक बहुत अच्छे अभियान से जुड़ी हुई हैं, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन बहुत ही बड़ा अभियान है। ये भी एक देशभक्ति का बहुत मुझे लगता है कि बहुत असरदार एक माध्यम है। कितने ही लोग अंग की वजह से, किसी का लीवर डैमेज हो जाता है, किसी का कुछ, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर अंगदान, हम अपने धर्म से थोड़ा सा हट जाएं कि भाई हमको वापस उसी में जाना है, ये सब बातों से थोड़ा हटें, एक मानवता के दौर पर आगे आए, तो शायद हम इसमें भी बहुत आगे जा पाएंगे। तो अपने अपने स्तर पर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको एक दूसरे से बांटे जरूर। है कि आदमी आगे बढ़ता है केवल एजुकेशन से, शिक्षा से, उसके नॉलेज से, पर केवल रिजर्वेशन और इनसे कुछ नहीं होगा। तो मैं इस दिशा में एक काम कर रही हूँ कि म्युनिसिपल स्कूल्स वगैरह में जो बच्चा थोड़ा होशियार होता है, फिर क्योंकि उसको मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए ग्रूमिंग की जरूरत है, उसे एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत अगर है, तो स्कूल की फीस या उन्हें कपड़े लत्ते जो इतने समय देते रहे वो ना देकर इन बच्चों को कलेक्ट करते हैं। और जिसको भी जो चाहिए, नॉट एंड अभी फ्री दे रहे हैं, पर आप थोड़े आगे बढ़े तो आपको एक दूसरी क्लास की बच्ची को ट्यूशन दे के थोड़ा सा पैसा लाना पड़ेगा आपके लिए। और करीबन अब ऐसे 250 के ऊपर बच्चे हो गए हैं। और भगवान ने चाहा तो इच्छा ये है कि विरासत में जो भी बचेगा वो बच्चों को नहीं, उनको देकर अपने आप खत्म कर जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से भी अनुरोध है कि जिनके पास संसाधन नहीं है उन्हें संसाधन प्रोवाइड कीजिए। बहुत छोटे छोटे से खर्चे होते हैं, साल की 25-20 हजार की फीस पर ग्रूमिंग के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे कार्य करें जब तक
एक एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा और कोई भी सरकार इस देश से पूरी गरीबी या हर व्यक्ति को संसाधन नहीं दे सकती है। तो हम अपने लेवल पर ये काम करें। जी वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं नवल जी और जयश्री बहती को धन्यवाद देना चाहूंगी जो इतना अच्छा ग्रुप बनाया है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अनुराधा जी अपना अमूल्य समय देकर के हमें समय समय पर जो मार्गदर्शन करती है उनका तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक आभार। और मैं नए भाई बहनों से ये अनुरोध करूंगी वे भी अपने विचार रखा करें, जुड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा और हमें नई नई जानकारियां मिलेगी। जिससे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में तो हमारे 2 प्रोग्राम चलते हैं मंथली, चौपाल चर्चा और सफर जिंदगी का। और सफर जिंदगी का नेक्स्ट सेशन की डेट हम लोग शॉर्टली बता देंगे। और बाकी आप लोगों से यही विनती है कि जितने लोगों को आप हमसे जोड़ सकते हैं अपने अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में, हमारे सर्कल्स को आगे भेजाएंगे, उतने ही लोगों की ज्यादा जुड़ने की संभावना रहेगी। तो क्या होगा कि उसके पीछे जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा यथार्थ साबित होगा। थैंक यू। बिल्कुल, इस कड़ी को आगे बढ़ाइए। जिनके पास भी हमारे मैसेजेस जाते हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में आगे भेजें, क्योंकि हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, आपके अकेले बात को रखने से कुछ नहीं होगा। जहां तक बात जाएगी वहां तक बदलाव आएगा। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि कृपया इस जो श्रृंखला है इसको आगे बढ़ाएं। जो विषय अगर आप कुछ चाहते हैं कि जिसपे चर्चा हो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ चर्चा करते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना और आपको एक बात कह देना कि यही करना सही है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, बात होनी चाहिए, वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है जिसके पास ये लिंक जाता है वो आगे भी पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और इस तरह की चर्चा से लाभान्वित हो सके। तो अगर आप लोगों के भी कोई विषय है तो अपने अपने ग्रुप से के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। भारत माता की जय।